हेलो गाइस, आ जाइए लाइव आ जाइए। डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 4 की हाइलाइट्स, फोर्थ टेस्ट मैच की, जहां पे हमने शुरुआत में देखा इंडिया का आखिरी विकेट जल्दी गिरा, बट उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हमने धराशायी किया। मिडिल ऑर्डर तक हम बहुत जल्दी विकेट लेकर के गए, बट उसके बाद मैच पलट चुका है। क्या कुछ घटा है डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं 2 मिनट का टाइम और लेते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं। अभी 2 मिनट रुकता हूँ और फिर ये इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ आने लग गए ऑडियंस, तो चलिए फटाफट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सब तैयार हैं डिस्कस करने के लिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट मैच डे 4 की हाइलाइट्स की। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जहां बात शुरू हुई थी नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज से, जहां पे टीम इंडिया 116 रन से पीछे ज़रूर थी। और हम तो मान के चल रहे थे कि 116 पे ही आखिरी विकेट गिर जाएगा और 116 रन गए ऑस्ट्रेलिया के पास एज अ लीड। बट वहाँ पे भी अच्छे खासे 11 रन बनाए इंडिया ने, 105 रन की लीड दी ऑस्ट्रेलिया को, जो कि उतनी बड़ी नहीं थी जितना उम्मीद की थी ऑस्ट्रेलिया ने कि उनको मिलेगी। 474 बनाने के बाद टीम इंडिया ने अच्छी खासी बैटिंग करते हुए, खासकर नीतीश कुमार रेड्डी के जुझारू पारी के बदौलत टीम इंडिया पहुंची एक रिस्पेक्टफुल टोटल 369 पे। और उसके बाद इंडिया का काम था फटाफट से विकेट लेना, और उसको हमारे सेनापति जो बॉलिंग लाइनअप को लीड कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह ने बोला मैं हूं ना, मैं करके दिखाऊंगा। सैम कॉन्स्टास को पहले बोल्ड मारा, और हमने बहुत देखा था सैम कॉन्स्टास बहुत चीयर अप कर रहे थे ना क्राउड को, और कुछ तो शोल्डर पकड़ते हुए नजर आए थे जब वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे। तो बहुत चिढ़ा रहे थे वो विराट कोहली को। तो 6 रन पे जब आउट किया ना बुमराह ने, तो सेलिब्रेशन भी कुछ वैसे ही देखने को मिला। पहला विकेट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मिला। 60 पे आउट हुए सैम कॉन्स्टास पहली पारी में, तो दूसरी में 8 रन पे उनको आउट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और क्रूशल था। वही देखने को मिला हमें यहाँ पे। और 8 रन पे दूसरी पारी का जो उनका विकेट था, वो क्या बॉल थी, क्या कट के अंदर आई वो बॉल, और मिला बुमराह को पहला विकेट। और उसके बाद हमें क्या करना था, फटाफट से बैटिंग ऑर्डर खोलना था। और सामने से सिराज बॉलिंग कर रहे थे, उनने उस्मान ख्वाजा को भी उड़ा डाला, और वो उनका साइलेंट करने वाला सेलिब्रेशन देखने को मिला ज़बरदस्त तरीके से। और फिर वो दो पेयर अवेलेबल थे ग्राउंड पे जिनने हमें सीरीज़ में अब तंग करना शुरू कर दिया है। तो पहले उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि सैम कॉन्स्टेंस जब फील्डिंग करने आए थे ना, बहुत चीयरअप करवा रहे थे बाउंड्री लाइन से, और अपना शोल्डर पकड़ते हुए दिखा रहे थे। जैसे आपको एक बार याद होगा, 2018-19 का जो बीजीटी इंडिया में हुआ था, उस टाइम पे भी एक बार ऐसा दिखा था कि अ, विराट कोहली को कंधे पे चोट लगी थी बाउंड्री पे डाइव लगाते टाइम, तो मैक्सवेल चिढ़ा रहे थे उनको। तो कुछ वैसे ही राइवलरी चल रही विराट के साथ कॉन्स्टास की। तो बुमराह ने भी वही चीयर अप करने के लिए बोला जब उनका विकेट लिया उनने, और वहाँ से हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत कुछ हुआ जो कि ज़रूरी था, क्योंकि टीम इंडिया के पास था मोमेंटम, और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करना था टीम इंडिया को। तो वहाँ पे हमें चाहिए थे विकेट्स, बट वहाँ पे स्टीव स्मिथ ने एक भी मौका नहीं छोड़ा। वो सिराज को शांत कराते हुए सामने आए, तो उनने भी यहाँ पे अग्रेशन दिखाना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीव स्मिथ कैसे शांत रहने को बोल रहे हैं सिराज को, बट सिराज ने वहाँ भी बदला लिया, बैक टू बैक विकेट लिए। स्टीव स्मिथ को आउट करना बहुत ज़रूरी था। और जैसे ही स्टीव स्मिथ का विकेट गिरा, 3 विकेट गिरे ऑस्ट्रेलिया के, तो बैकफुट पे आई ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ पे ज़रूरी ये था कि ट्रेविस हेड को आउट करना है, मिचेल मार्श को आउट करना है, और लाबुशेन जो कि टिके हुए थे अच्छे खासे 35 रन पे, उनका विकेट लेना बहुत ही क्रूशल था टीम इंडिया के लिए। तो वैसा करना ज़रूरी था, तो करके दिखाया हमारे गेंदबाजों ने, जहाँ स्टीव स्मिथ को आउट किया। और जैसे ही आउट किया, दिमाग में थॉट आया, भाई फिर से ट्रेविस हेड दटुल्ला आने वाले हैं, जिनका आज बर्थडे भी है, तो बर्थडे पे इनको गिफ्ट देना बनता था। बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को बीजीटी में गिफ्ट दिया था अभी रिसेंटली, उनको भी जीरो पे आउट किया था बर्थडे पे। तो यहाँ भी ट्रेविस हेड को अच्छा खासा गिफ्ट दिया बुमराह ने, जहाँ एक विकेट पे आउट किया, एक ही रन पे आउट किया। और अगर आप देखें दोनों पारी में, जैसे ही ट्रेविस हेड आए बैटिंग करने, फटाफट से बुमराह को लाया गया। और जब इस बार लाया गया था, तो स्ट्राइक पे थे मानस लाबुशेन, बट वहाँ पे आराम से एक सिंगल दिया लाबुशेन को, और बोला भाई मैं 2 ओवर के स्पेल के लिए आया हूँ, तो मैं डालूंगा ट्रेविस हेड को। पहली बॉल बाहर निकली वहाँ से, और उसके बाद दूसरी बॉल शाइन के साथ अंदर आती हुई, और दोनों पैर हवा में थे वहाँ पे ट्रेविस हेड के, और आराम से नीतीश कुमार रेड्डी को कैच देके 1 रन पे वो आउट हुए। और मिचेल मार्च का भी खराब फॉर्म जारी है, जहाँ पे फिर से स्लिप में कैच आउट हुए जीरो पे। इनकी एक ही अच्छी पारी आई थी जो कि 47 की आई थी, उसके अलावा इनका बल्ला नहीं चला है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं द किंग, द जेम ऑफ टीम इंडिया, जसप्रीत बुमराह। वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई। जस्सी जब तक खेलेंगे तब तक हमारी उम्मीदें बनी रहेगी, बट मेरे को एक ही डर है, मैं उसको अभी डिस्कस कर लेता हूँ। 3 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, ये चौथा टेस्ट मैच है, दूसरी पारी है जहाँ पे इंडिया बॉलिंग कर रही है। तो अगर पहला टेस्ट मैच आप देखें तो 30 से 40 ओवर डाले थे बुमराह ने, सेकंड टेस्ट मैच में भी 30 से 40 ओवर डाले थे। थर्ड सेशन में बारिश ज़्यादा हुई थी, तो ओवर वहाँ कम डले थे। बट अगर आप बात करो इस फोर्थ टेस्ट मैच की, पहले पारी में 28 ओवर और यहाँ लगभग 24 ओवर, तो आप सोचो 52 ओवर की बॉलिंग बुमराह कर चुके हैं। और न्यू बॉल के साथ वो आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार नहीं थे, पूरी तरीके से थक चुके थे, बॉडी ऑल नाइट लगा के खेल रहे हैं वो। बस एक
आखिरी चीज़ है जो टीम इंडिया नहीं चाहेगी कि बुमराह इंजर्ड हो जाए, तो वहाँ पे उनको सेफली देखना पड़ेगा। तो मैं अभी बोल रहा हूँ भाई, 5वें दिन कितने भी रन बने बने या ना बने, आखिरी विकेट मिले या ना मिले, आकाशदीप सिंह और सिराज को ही करवाओ बॉलिंग। क्योंकि अगर उन दोनों में से कोई थकता है, इंजर्ड होता है, तो हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा है। बट बुमराह को रिप्लेस करने के लिए पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई बॉलर नहीं है। तो एक विकेट के लिए अब इनको यहाँ पे डिहाइड्रेट नहीं कर सकते या फिर एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करवा सकते। वो भी इंसान है, वो मशीन नहीं है। तो ये सोचते हुए मेरे हिसाब से कल सिर्फ आकाशदीप सिंह और सिराज से बॉलिंग करवानी चाहिए। और अगर आपको ब्रेक देना भी है तो फिर जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को लाओ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बॉलिंग कर चुके हैं बुमराह। और बैक ऑफ द माइंड ये भी चलेगा कि फिफ्थ टेस्ट मैच में सिर्फ 3 दिन का गैप है। कल ये टेस्ट मैच खत्म होगा 30 दिसंबर को, और 3 जनवरी से है पांचवा टेस्ट मैच, तो रिकवरी टाइम कम मिलेगा बुमराह को। और एक जो पॉजिटिव साइड ये भी है कि कल जब टीम इंडिया बैटिंग करेगी तो उस दिन का आराम मिलेगा उनको, एंड देन 3 दिन का उनके रिकवरी पीरियड रहेगा। तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात ये हुई कि ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ, वहाँ टीम इंडिया को भी रिकवरी का टाइम मिला, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा हुई थी। तो बुमराह को टेस्ट मैच से पहले अच्छा रेस्ट मिल गया था, बट अभी फोर्थ टू फिफ्थ टेस्ट मैच ज़्यादा ब्रेक नहीं है, तो वहाँ बुमराह को संभाल के लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो एक एक की बराबरी पे पहुंचेगा 5वें टेस्ट सिडनी टेस्ट में, तो बुमराह हमें वहाँ ज़रूर चाहिए ही चाहिए होंगे, चाहे हमें सीरीज़ जीतनी हो या फिर मैच में लड़ना हो। उसके बाद एक बार वापस से भाई बोल दो, बहुत गजब की पारी खेली मानस लाबुशेन ने। दोनों पारी में 70 की पारी खेली, पहले में 72, दूसरे में 70। बट उसके बाद बुमराह ने थोड़ा सा अपना कूल लूज़ किया, बोला भी जाके वहाँ पे लाबुशेन को, यू आर द लकीस्ट प्लेयर आई हैव सीन इन माई करियर। मानस लाबुशेन यार कितने एज बचे, मतलब एक टाइम पे जब तक टी ब्रेक हुआ था, 31 बार ऐसा हुआ था जब उनका आउटसाइड एज से बॉल निकल गई थी। और वो बहुत बड़ा होता है 31 नंबर, मतलब आप सोचिए जस्ट क्लोज वाली की बात कर रहा हूँ। वरना तो कभी कभी जो आप देखते हो कि जो जेन्युइन मिस होता है, जहाँ पे 2-3 स्टंप का गैप होता है, जहाँ शॉट खेलने जाओ और निकल जाती है, वो मिस तो मैं तो भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट क्लोज टू दी बैट जो जितनी है वो 31 का काउंट था। बट उसके बाद सिराज ने बोला द डीएसपी इज़ ऑन ड्यूटी, वहाँ पे उनने गजब की इन स्विंग बॉल डाली और 70 पे मेक श्योर किया कि मानस लाबुशेन आउट हो। क्योंकि लाबुशेन और पैट कमिंस की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और लाबुशेन ने एलेक्स कैरी के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप कर ली थी। तो उनको बुमराह ने उड़ा दिया, और टीम इंडिया ने पूरा दारोमदार लगा दिया, और सारा फोकस था वो बॉलर्स पे था, और बॉलर्स से जो डिमांड थी उनने वो कन्वर्ट करके भी दिया। बट यहाँ पे दो चीज़, टोटल 3 चीज़ डिस्कस करूंगा। पहली चीज़, जो ये बैनर लेके जो इंसान आए थे भाई, मेरा दिल खुश हो गया ये पढ़ के। कैंगारूज कैन जंप बट दे कांट रन फ्रॉम बुमराह, ये सही बात है। कंगारूज ऑस्ट्रेलियन कितना भी उछल लें, बुमराह से भाग नहीं सकते हैं, और ये बात सही है। और ये प्रूफ भी करके दिखाया जसप्रीत बुमराह ने। सैम कॉन्स्टास से शुरुआत की थी उनने, और उसके बाद जब तक ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श तक आउट नहीं हुए, देन पैट कमिंस जब तक आउट नहीं हुए, तब तक उनने पूरी बॉडी ऑन लाइन लगा के बॉलिंग की। और अब मैं बोल रहा हूँ, हद से ज़्यादा बॉलिंग कर चुके हैं बुमराह। अब चौथे टेस्ट मैच में हमें नहीं दिखने चाहिए बुमराह, अब सीधा फिफ्थ टेस्ट मैच में दिखने चाहिए। और वहाँ भी एक उम्मीद, और मैं एक फेवर चाहता हूँ बस, कैसे भी टीम इंडिया टॉस जीत जाए फिफ्थ टेस्ट मैच में और वहाँ बैटिंग आ जाए। क्योंकि 3 दिन का रिकवरी डे है, और साथ ही साथ यहाँ पे 5वें दिन अगर ऑल आउट होते हैं तो बुमराह को फिफ्थ डे रेस्ट मिलेगा। 3 दिन का जो रेस्ट है वहाँ प्रैक्टिस सेशन दो तो करने ही पड़ेंगे। फिर फिफ्थ टेस्ट मैच शुरू होगा, और अगर टीम इंडिया ने बैटिंग कर ली, एक दिन भी बैटिंग की, तो बुमराह को वहाँ भी एक दिन आराम मिल जाएगा। तो बस भगवान से उम्मीद करो कि फिफ्थ टेस्ट मैच में इंडिया टॉस जीते और बुमराह को यहाँ से लगातार एक अच्छा ब्रेक मिल जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी पे स्ट्रेस दे चुके हैं ऑलरेडी बुमराह। और अभी पिछले साल ही कमर का ऑपरेशन हुआ है, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा टीम इंडिया को। क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ था, एक साल कोई क्रिकेट नहीं खेला था इनने, और उसकी हमने देखी थी कितनी बुरी हालत हुई थी हमारी जब बुमराह हमारे पास नहीं थे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस को भी उसको भुगतना पड़ा था, और इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया को भी भुगतना पड़ा था। उस टाइम सिर्फ शमी टीम को लेकर के चल रहे थे, और अभी अकेले बुमराह 2 बॉलर का काम करके जा रहे हैं। तो यहाँ भी डबल एफर्ट लेके चल रहे हैं बुमराह। तो हमें बुमराह चाहिए, और सेफ चाहिए, सिक्योर्ड चाहिए, और फुल ऑन पेस चाहिए। उसके बाद जो एक चीज़ जो नहीं कोई भी फील्डर चाहता है ना कोई बॉलर चाहता है, वो हुआ यहाँ पे जायसवाल ने 3 कैचेस छोड़े। पहला उस्मान ख्वाजा का जो कि लेग स्लिप में आया था, वो भी तेज़ कैच आया था। लाबुशेन ने जस्ट कट मारा था, तो वो भी गली में थे, फोर्थ स्लिप में थे, जो कि सबसे आगे होती है, वहाँ एक कैच छोड़ा। और एक पैट कमिंस का कैच जहाँ पे शॉर्ट लेग पे खड़े थे, और वहाँ पे जल्दी उठ गए वो। जल्दी उठने की वजह से क्या हुआ, बॉल के साथ उठ गए, और बॉल नीचे गिर रही थी और उनका बॉडी ऊपर आ रहा था, तो वहाँ कैच ड्रॉप। तो 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं जायसवाल ने। तो हो गया सो हो गया, बीत गई तो बात गई। बट यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए,
इस सब चीज़ को भुलाना पड़ेगा। जायसवाल की ज़रूरत हमें है बैटिंग में, तो जायसवाल से भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। और एक और डिस्कशन जो अभी मैं चैट पे भी चलते हुए देख रहा हूँ कि बात कर रहे हैं कि फिर से रोहित शर्मा 3 नंबर पे आएंगे। नहीं, 3 नंबर पे नहीं आने वाले। इस टेस्ट मैच के लिए डिसाइड हो चुका है कि ओपनिंग करने वाले थे रोहित और जायसवाल, तो यही दोनों ओपनिंग करेंगे। राहुल एट नंबर 3 आएंगे, जो कि ओपनिंग की ही प्लेस है एक तरीके से मान लो, क्योंकि पहला विकेट कभी भी गिर सकता है। तो अगर टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है तो वो पूरा चलेगा एक टेस्ट मैच तक। ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच के बीच में कुछ चेंजेस हो जाएं, क्योंकि अभी तो ये डिसीजन गलत हो ही चुका है, ऑलरेडी गलत हो चुका है। गिल को निकालना, रोहित का ओपनिंग करना, केएल को 3 पे डालना। बट अगर फिर से ये चेंज होता है तो सीरीज़ के बीच में चेंज होगा, फिर गलती पे गलती नहीं करनी चाहिए, ये बात याद रखनी पड़ेगी। और रोहित शर्मा भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, वो भी करेंगे बैटिंग अच्छी। और हम सब जब उन पे इतने सवाल उठा रहे हैं, एक हाफ सेंचुरी आने वाली है, लिख के ले लो, उनके तरफ से एक अच्छी पारी आने वाली है। जायसवाल संभल के खेलेंगे, रोहित थोड़ा तेज स्टार्ट देने का ट्राई करेंगे एक बार जम गए तो। और फिर भले ही पहला विकेट रोहित के नाम पे गिरेगा, बट वो एक अच्छे पोजीशन पे छोड़ के जाएंगे इंडिया को, इसकी भी हम उम्मीद रखेंगे। उसके बाद साइमन कैटेज, बहुत अच्छा कमेंट आता है इनकी तरफ से। इट्स ऑफिशियल, किंग जसप्रीत बुमराह। तो ये भाई बुमराह वर्ल्ड क्रिकेट पे राज कर रहे हैं, और ऐसा ना कोई प्लेयर पैदा हुआ है ना होगा मेरे हिसाब से, कि एक यूनिक एक्शन के साथ, रिपीटेटिव एक्शन के साथ और स्लिंगिंग एक्शन के साथ, जो कि अपने बॉडी पे इतना ज़्यादा जोर देता हो। बहुत कम बॉलर होते होंगे ऐसे, क्योंकि हमने देखा जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स बॉलर होते हैं, उनके पास आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे, वो रिपीटेटिव एक्शन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, और उनका करियर सिर्फ वनडे और ज़्यादा से ज़्यादा T20 पे रह जाता है। टेस्ट में कोई भी आके 60-60 ओवर की बॉलिंग नहीं कर पाता है जो बुमराह करके दे रहे हैं, और अकेले दो बॉलरों का काम कर रहे हैं, लोड ले रहे हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल काम करके दे रहा है बुमराह। तो ये साइमन कैटिच की बात एकदम सही है। पहली बात, कोई ऑस्ट्रेलियन तो कुछ तो अच्छा बोला, ये सुन के भी अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ, जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम एक और किया रिकॉर्ड, जहाँ पे जस्सी भाई, वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई, तो वही देखने को मिला। 200 विकेट कंप्लीट किए टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ पे इनकी इकॉनमी और एवरेज जिसको हम बोलते हैं 19.5 का था। और जो इनका चल रही है ना, मतलब स्ट्रीक चल रही है, ये ना टूटे और ना बनते रहे, और अपनी हिस्ट्री क्रिएट करते रहे यहाँ से। और साथ ही साथ रविंद्र जाडेजा ने 50 विकेट कंप्लीट किए इस साल टेस्ट क्रिकेट में। तो ये दो बहुत बड़े अचीवमेंट ग्राउंड पे ज़रूर हुए, बट इसके बाद हुआ क्या, हमें विकेट के थोड़े लाले पड़ गए थे। मैं अभी करेक्ट करूँ ना इस चीज़ को, तो ये हुआ हमारे साथ, जहाँ पे पैट कमिंस, नेथन लायन बहुत देर तक बैटिंग कर रहे थे और विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था, और मिचेल स्टार्क का विकेट मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट हिट का ट्राई नहीं करते वहाँ पे ऋषभ पंत, तो हो जाता कि वो मिस भी हो जाता, कुछ भी होता। तो वहाँ पे स्टार्क रहते, जो कि हमें पहले टेस्ट मैच में ऑलरेडी तंग कर चुके थे, जहाँ 70-80 बॉल खेल के 32 रन उनने भी बनाए थे। तो स्टार्क भी हमारे लिए खतरा है, तो उनसे भी हमें बच के रहना था। तो वो बहुत ही क्रूशल रन आउट था मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर पैट कमिंस को खेलना पड़ा नेथन लायन के साथ, और पैट कमिंस जब आउट हुए तो नेथन लायन अकेले पड़े, बट स्कॉट बॉलैंड अभी उनके साथ टिके हुए हैं। और आप यहाँ पे सीम मूवमेंट देखो, और परसेंटेज ऑफ सीम बढ़ता जा रहा है, चौथे दिन पे और ज़्यादा सीम हो रहा है। बस यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये ड्रॉप इन पिच है। ड्रॉप इन पिच मतलब 5 से 6 फुट गड्ढा किया जाता है, पिच कहीं और प्रिपेयर होती है, और फिर एक क्रेन आती है जहाँ पे ग्राउंड के ऊपर एक लेयर बिछाई जाती है कारपेट की, कि वो जब क्रेन ग्राउंड पे आए तो ग्राउंड डैमेज ना हो। फिर वो कारपेट के थ्रू वो क्रेन अंदर आती है, और उस क्रेन से वो पिच को फिट किया जाता है, और फिर इतना पानी डाला जाता है, रोलिंग की जाती है, कि वो जो पिच आई है 25 यार्ड 26 यार्ड वाली, वो जुड़ जाए नॉर्मल ग्राउंड के साथ। तो वो प्रिपरेशन होती है, तो ये क्रैक से खुलेगी नहीं। तो ये बात एक अच्छी है इंडिया के लिए, कि हाँ क्रैक्स नहीं आने वाले। बट मेरे को एक बैक ऑफ द माइंड एक और चीज़ आती है, कि ऑलरेडी फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट लेकर के जा चुके हैं नेथन लायन, तो वो वैसे ही घातक हो जाते हैं चौथी पारी में। तो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा नेथन लायन का है। और अगर मेरे को जो बात थोड़ी खुशी देती है वो ये है कि मिचेल स्टार्क पहले इनिंग में कमर पकड़ते हुए नजर आए थे, उनको यहाँ चेस्ट पेन भी था, बैक को भी स्ट्रेच करते हुए नजर आ रहे थे वार्म अप के टाइम पे। और जब चौथा स्पेल डालने आए थे तो उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। 22 ओवर डाले पहली पारी में, एक दिन का रेस्ट मिला है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनकी क्या बॉडी बोल रही है। मेरे हिसाब से उनकी इतनी अच्छी रिकवरी नहीं हुई होगी, क्योंकि उनका जो अटैक है, उनके जो लंबे लंबे स्ट्राइड है और जो उनका एक्शन है, वहाँ पे इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं और रिकवरी वो बॉडी ज़्यादा मांगती है। तो मेरे लिए एक पॉजिटिव ये है कि स्टार्क फुल फॉर्म में नहीं दिखेंगे आपको। और दूसरा जो थोड़ा नेगेटिव है वो नेथन लायन, जो कि स्पिन करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके 400 प्लस विकेट लेना बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए, तो वो एक खतरे की घंटी हो सकते हैं। बट यहाँ पे यार आकाशदीप सिंह के लिए थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, वाटर बॉलर, बट इनके साथ लक नहीं है। कितनी बार आउटसाइड एज मिस करते हैं, कितनी बार जस्ट विकेट्स के पास से बॉल जाती है, कितनी बार ऐसा होता है कि पैड्स पे बॉल लग रही होती है बट वो जस्ट लेग स्टम्प को मिस कर जाती है, डीआरएस पे विकेट नहीं मिलता है। कभी जब सामने वाली बॉल पे हल्का
सा इनसाइड एज लग जाता है और एलबीडब्ल्यू नहीं मिलता है, इनके कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, और वहीं पे जब ये बॉलिंग करने आते हैं रनआउट मिसेज हो जाते हैं, तो हर चीज़ इनके बॉलिंग में हो जाता है, तो इनके लिए थोड़ा बुरा तो ज़रूर लगता है। बट आकाशदीप सिंह बड़े जिगरे के साथ ही रन्स वेरी हार्ड, जो कि हमने सुना था हर्षा भोगले से, ये बात भी सही है। द प्लेयर हु रन्स फास्ट का मतलब ये नहीं कि जो भाग के आता है, इंटेंसिटी के साथ भाग के आता है और हर बॉल पे उतनी जान लगाता है, जो कि सिराज भी करते हैं। तो हमारे सारे बॉलर जान लगाते हैं, बट इनकी जान अलग दिखती है, बट विकेट नहीं मिलता है। विकेट मिलता है तो ये जान दुगनी हो जाती है, बट आकाशदीप सिंह बहुत मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कल इनको आखिरी विकेट मिल जाए। भली 5 विकेट का हॉल ना आए बुमराह का चलेगा, बट आकाशदीप सिंह को एक विकेट ज़रूर मिलना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या पूरे दिन के खेल में घटा था। तो शुरुआत करेंगे स्कोर बोर्ड से, जहां हमने जान देखा था ऑस्ट्रेलिया ने 474 बनाए थे, इंडिया ने जवाब में 369 बनाए थे, जहां नीतीश कुमार रेड्डी एक्सेप्शनल इनिंग ऑफ 114 और जायसवाल के 82। इसके अलावा हमने देखा था कि अच्छी पारी आई थी विराट से भी और वाशिंगटन सुंदर से भी, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी पारी देखने को मिली थी हमें सैम कॉन्स्टास से भी। और उसके बाद इंडिया ने 105 की लीड दी, जहां ऑस्ट्रेलिया अभी खेल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पे, 228 रन बना चुका है फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, जहां लाबुशेन खेल रहे हैं 70 रन पे और पैट कमिंस है 41 पे, आउट हुए थे, माफ़ कीजिएगा, दोनों आउट हो चुके हैं। एंड देन बुमराह 4 विकेट, 3 विकेट है सिराज के नाम पे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चुभ रही है टीम इंडिया को, ये 333 का स्कोर। अभी एक चीज़ आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ, 333 किस प्लेयर का जर्सी नंबर है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, आप सभी को याद होगा, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा यूनिक जर्सी नंबर इन दी क्रिकेट हिस्ट्री। तो ये था मैच समरी। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सेशन बाय सेशन क्या हुआ था। तो सेशन बाय सेशन की अगर मैं बात करूँ तो पहले सेशन में 3.3 ओवर्स इंडिया ने खेले थे, 25 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने खेले थे। इंडिया ने 11 रन बनाए थे और एक इकलौता विकेट गिरा था, बट ऑस्ट्रेलिया ने 25 ओवर में 53, मात्र 53 रन बने थे और 2 क्रूशल विकेट्स दोनों ओपनर्स को गंवाया था। तो पहला सेशन भी टीम इंडिया के नाम था। दूसरा सेशन 24 ओवर हुए, 82 रन्स बने और टोटल 4 विकेट गिरे, जहां फिर से टीम इंडिया के बॉलर्स हावी थे। और तीसरे सेशन में 33 ओवर का गेम हुआ, जहां 93 रन बने और 3 विकेट गिरे। वो 3 को हम 4 करना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना चाहते थे और 300 के अंदर ऑल आउट करना चाहते थे, जिसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। नेथन लाइन 41 पे खेल रहे हैं, उनकी 50 तो पक्का नहीं होनी चाहिए, वरना वो बैटिंग का कॉन्फिडेंस बॉलिंग में लेके जाते हुए नजर आ सकते हैं। मैच समरी की बात करें तो 85.3 ओवर का गेम हुआ, 239 रन्स बने और टोटल 10 विकेट गिरे, जहां 9 गिरे ऑस्ट्रेलिया के, 1 विकेट गिरा टीम इंडिया का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओवर अच्छे खासे डले हैं और मुझे तो लग रहा है 85 इंडिया ने डाले हैं, बट ऑस्ट्रेलिया कल देखना 80 ओवर भी नहीं डालेगा। भले ही आधे घंटे पहले मैच स्टार्ट हो रहा है, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया देखना नहीं डालेगा इतने ओवर, वो जानबूझ के कंजूसी करेगा ओवर डालने में। क्योंकि अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं, 333 ऑलरेडी बन चुके हैं और मान के चलो 10-15 रन कल भी बन जाएंगे, तो 350 रन का टारगेट अगर टीम इंडिया को मिलता है, 90 ओवर होने चाहिए, अगर 80 भी हुए तो 80 में 350 अगर आप करोगे तो लगभग 4.5 का रन रेट चाहिए होगा, और टेस्ट क्रिकेट में 4.5 का रन रेट ईजी नहीं होता है। टीम इंडिया अगर पहले कंडीशन में जीत के ले जाती है तो थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को उतना ही मौका मिलेगा विकेट लेने का, तो वो चढ़ करके बॉलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, टीम इंडिया अगर स्लो स्टार्ट करती है, सोचती है कि हम 30 ओवर आराम से खेलते हैं और जब कोई सेटल हो गया तो देखेंगे मिड सेशन या फिर तीसरे सेशन में जीत का सोचेंगे, तो वो भी एक अप्रोच हो सकता है जो कि वैलिड है। बट बहुत मुश्किल होता है ऐसा कि 5वें दिन पे सारे रिजल्ट पॉसिबल हो। पहले तो टीम इंडिया सोचेगा कि हम टेस्ट मैच को ड्रॉ की ओर लेकर जाएं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया 2 सेशन मतलब मान के चलो 70 ओवर में ऑल आउट हो सकती है, तो इंडिया भी हो सकती है, तो उनको भी वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें विकेट्स नहीं देना है, कि पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए टेस्ट मैच को ड्रॉ करने का, और जीतने का हम तभी सोचेंगे जब हमारे हाथ में विकेट्स हो, अच्छे खासे ओवर हो और हमारे पास एक्सेलरेट करने का टाइम हो। तो ये तीनों चीज़ें अगर फेवर में होगी तभी टीम इंडिया कल चेज़ के लिए जाएगी, वरना मान करके चलिए 5वां टेस्ट मैच तक 1-1 की स्कोर लाइन रहने वाली है। तो कल प्लानिंग वही होने वाली है, आखिरी विकेट टीम इंडिया जल्दी लेगा, फिर 20 से 25 ओवर संभल के खेलेगा, बॉल को आराम से देखेगा, उसमें भले ही 100 रन भी आए तो भी चलेगा, 80 रन भी आए तो भी चलेगा, 60 रन भी आए तो भी चलेगा। बट उसके बाद एक्सेलरेशन कब आएगा? जब पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा खेल रहे होंगे और ऊपर का टॉप का अगर कोई एक प्लेयर टिका होगा, तभी एक्सेलरेट करेगी टीम इंडिया, वरना टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर लेके जाएंगे। ये हो गई इंडिया की बात। बट ऑस्ट्रेलिया भी घातक है, उनको एक दिन का रेस्ट मिला है। पैट कमिंस हम जानते हैं उनकी जो टूटी उंगली है, कटी वाली उंगली, उसके हिसाब से वो जो वॉवल सीम वाली बॉल डालते हैं उनसे बचना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क की इन स्विंगिंग बॉल पे फुलर लेंथ की बॉल से डलना बचना पड़ेगा। और स्कॉट बॉलैंड वो लालच डालने वाली जो 4th 5th स्टंप की बॉल होती है वहाँ बॉल डालते हैं, तो उनसे बचना पड़ेगा। विराट कोहली को बचना पड़ेगा और टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट के साथ इस मैच को पहले फाइटिंग स्पिरिट से खेलना पड़ेगा, और फिर बाद में जब जीतने के चांसेस नजर आए तो जीत को भी
टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया आखिरी दिन पे ये टोटल चेज़ करती है तो एक और बार ऐतिहासिक दिन होने वाला है। जैसे गाबा का घमंड हमने तोड़ा था, लगभग 350 रन वहाँ भी चेज़ किए थे हमने, ऑल बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल। वैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि कोई दो प्लेयर अगर शतक बना दे या फिर लंबी पारी खेल गए तो ये मैच टीम इंडिया की मुट्ठी में भी आ सकता है। तो कैसी लगी हाईलाइट्स? वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा और फटाफट से 10,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।